नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। कर्तव्य कर योगदान राष्ट्र निर्माण के तहत आज माननीय उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा जी द्वारा कन्वेंशन सेंटर जम्मू में जीएसटी सिंपोजियम का उद्घाटन किया गया। ये 2 दिन का सिंपोजियम है और इस सिंपोजियम के तहत जो है वो क्यों टैक्स पे करना चाहिए और टैक्स पे करने के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए, उसके बनस्पत जो है वो आज अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखा गया था और इसी के तहत जो है सिंपोजियम था। हालांकि जहां पे जब माननीय उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा जी एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जम्मू कश्मीर को अभी इकॉनमी के तौर पे भी आत्मनिर्भर बनाने की ज़रूरत है और उसी के तहत जो है वो टैक्स पे करना बहुत ज़रूरी है। टैक्स पे किया जाएगा तो सरकारी खजाना भरेगा और जितना ही सरकारी खजाना भरेगा उतने ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क और पीपल फ्रेंडली, पब्लिक फ्रेंडली जो वर्क हैं वो किए जाएंगे। गया है। मैं समझता हूं कि अब टैक्स पेयर्स, इंडस्ट्री एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन, ड्राइंग और डिसबर्सल ऑफिसर्स और बाकी स्टेक होल्डर्स का दायित्व है कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के महायज्ञ में हम सब अपना योगदान दें। होलिस्टिक टैक्स अवेयरनेस की दिशा में उठाया गया यह कदम इस बात को भी दर्शाता है कि स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट ने रेगुलेटरी की बजाय प्रमोटिव अप्रोच अपनाया है और कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस किया है। मुझे विश्वास है कि सभी स्टेक होल्डर्स के समन्वय से यह सिंपोजियम आर्थिक गतिविधियों को नई गति देने के हमारे लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। मैं 2017 में देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में हुआ और उसी समय अभी मेरे पहले बताया भी गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया था कि इंडियाज इकोनॉमी इज एन एलिफेंट दैट इज स्टार्टिंग टू रन, और मात्र 5 साल पूरा होते होते 2022 में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए। तो इस बात पर हमें गर्व भी है। बचपन से हम सुनते आए थे कि किसी जमाने में भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ रहा है कि हम सोने की चिड़िया बनने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकॉनमी हमारी है। मैन्युफैक्चरिंग हब का जो सपना देश के लोग देख रहे हैं वो हकीकत में तब्दील हो रहा है। एक बात महसूस की जाती है कि जब भी कोई नया कानून बनता है, जब भी कोई बदलाव आता है तो उसे स्थायित्व मिलने में थोड़ा समय लगता है। अनेक प्रकार के एप्रीहेंशंस होते हैं, लेकिन जीएसटी बहुत कम समय में वन नेशन वन टैक्स के संकल्प को मूर्त रूप दे सका, रिटर्न को सिंपल बनाया और सबसे बड़ी बात कि इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में जो लीकेज था लगभग उसे समाप्त कर दिया गया। मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में जीएसटी द्वारा सभी स्टेक होल्डर्स ने अपने दायित्वों का निर्वहन करके अभूतपूर्व योगदान दिया है और इस व्यवस्था ने सिर्फ अर्थव्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन आया ऐसा नहीं है, बल्कि इस व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में भी हम काफी हद तक आगे बढ़े हैं। 3 वर्षों में मेहता जी बता रहे थे जम्मू कश्मीर भी उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म और परफॉर्म कोशिश की जा रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के मुताबिक जम्मू कश्मीर कैसे ट्रांसफॉर्म हो इसकी हर कोशिश की जा रही है। जो जरूरी रिफॉर्म है वो भी की जा रही है और सभी सेक्टर हमारे परफॉर्म करें
इसकी भी पूरी क्षमता से कोशिश हम सब मिलकर के कर रहे हैं। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्षों में क्या क्या हुआ है, लेकिन अनेक ऐसी उपलब्धियां पिछले 3 वर्षों में हमने हासिल की हैं जिसका श्रेय निश्चित रूप से टीम जम्मू कश्मीर को जाता है, जिसने जमीन पर नीतियों का क्रियान्वयन किया है। देश भर में जब जीएसटी, मुझे याद है मैं संसद में था, उस रात को भी था, जब लागू किया गया था तो देश भर में बड़ा विरोध हो रहा था। आज स्थिति पूरी तरह बदल गई है। अब 1 साल बाद अखबारों के पन्ने जीएसटी की तारीफों से भरने लगे हैं। आम आदमी से लेकर व्यापारी वर्ग तक सब लोग एक स्वर से कहने लगे हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान के विकास में जीएसटी के योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। अब देखिए, इसी साल जनवरी में केंद्र सरकार ने 1,56,000 करोड़ रुपए जीएसटी रेवेन्यू अर्जित किया है। राज्यों को जाने वाले रेवेन्यू का हिस्सा भी बढ़ा है। जब राज्यों के पास पैसा आता है तो वो सीधे वहां से निकलकर जनता की जेब में किसी न किसी माध्यम से पहुंचता है, क्योंकि वो राज्य के विकास पर खर्च होता है। हमें इस बात को सदैव याद रखना चाहिए कि इकॉनमी तभी ग्रो करती है जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। सरकारी खजाने में ज्यादा पैसे का मतलब है सभी सेक्टर्स में गतिविधियां तेज होंगी। कंस्ट्रक्शन से लेकर गांव के बाजार तक आम आदमी के जेब तक पैसा पहुंचेगा, वो उसे खर्च करेगा, और ज्यादा खर्च का साफ मतलब है कि इकॉनमी स्थायी रूप से बढ़ेगी, समावेशी विकास को बढ़ावा देगी, देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी, रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। और इसलिए अक्सर ये बात मैं कहता हूं कि सिर्फ प्रशासन का काम नहीं है, बल्कि सरकार और समाज या नागरिकों की साझी जिम्मेदारी है। मुझे एक बात स्मरण है, दुनिया के एक बड़े अर्थशास्त्री जिनका नाम है जोसेफ स्टिग्लिट्ज, उन्होंने कहीं लिखा था कि साझी समृद्धि ही सच्ची और अस्थायी समृद्धि हो सकती है। और मैं समझता हूं कि उसी साझी समृद्धि की भावना से आज जम्मू कश्मीर सही रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, विकसित किया जा सके। और मुझे लगता है कि देश के किसी राज्य या किसी यूटी ने उस तरह का पैकेज कहीं भी नहीं दिया था। तो ये मंतव्य स्पष्ट करता है कि सब प्रशासन चाहता क्या है। किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की साझी समृद्धि का साझा उद्देश्य भी होता है। अब जम्मू कश्मीर अगर देश आत्मनिर्भर हो रहा है तो जम्मू कश्मीर को भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, होना चाहिए। और हम कैसे विकसित राज्यों की श्रेणी में आवें, इस दिशा में हम सबको मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। हमारे चीफ सेक्रेटरी ने कहा डीसी से कि भाई हम ये चाहते हैं कि जिसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहिए हम सैचुरेट करना चाहते हैं। किसी को भी जम्मू कश्मीर में किसी नौजवान को, किसी नवयुवती को अगर बैंक से सहायता लेकर के रोजगार अपना इस्टेब्लिश करना है तो कोई न बचे, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये सामान्य लक्ष्य नहीं, कहना बड़ा आसान है, इसे हम क्रियान्वित करना चाहते हैं और मुझे भरोसा है कि इसे क्रियान्वित करने में हमें सफलता मिलेगी। कुछ आंकड़े मैं केवल आपके ध्यान में रखना चाहता हूं ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कुल जम्मू, श्रीनगर और बाकी जो शहरी क्षेत्र हैं, आप म्यूनिसिपैलिटी कह लीजिए, या कुल शहरी क्षेत्रों में 5,20,000 घर हैं। कॉरपोरेशन हो, म्यूनिसिपल काउंसिल्स हो, सब मिला करके 5,20,000 घर हैं, जिसमें 2,06,000 घर ऐसे हैं जो 1,000 स्क्वायर फुट से कम के हैं। अब अगर परसेंटेज आप निकालेंगे तो ये मोटा मोटी 40% घर है जिस पर कोई टैक्स नहीं है।
मैं इसको दोहरा रहा हूं, जम्मू कश्मीर के शहरी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं 40% लोगों पर कोई हाउस टैक्स, कोई कर नहीं है। 2,03,600 ऐसे घर हैं 5,20,000 में से जिनको 1,000 के नीचे एक वर्ष में, महीने में नहीं, एक वर्ष में 1,000 के नीचे देना है। और ये जम्मू और श्रीनगर शहर में किसी का 1,000 जा सकता है, बाकी सबका 600 के नीचे रहने वाला है। तो ये 2,03,600 में से 80% ऐसे हैं जो वर्ष भर में 600 रुपया देने वाले। अगर मैं तुलना करता हूं, मैं दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई से नहीं करूंगा, मैं कर रहा हूं शिमला से, मैं कर रहा हूं अंबाला से, मैं कर रहा हूं देहरादून से। तो मित्रों, 1/10 ऑफ शिमला, देहरादून एंड अंबाला, 1/10 से भी कम है ये टैक्स। मैं शॉप्स की बात भी करना चाहूंगा। कुल 1,01,000 शॉप्स हैं शहरी क्षेत्रों में, जम्मू, श्रीनगर, बाकी वो उधमपुर कहिए, कठुआ कहिए, या किसी म्यूनिसिपैलिटी में कहिए, बारामूला कहिए, कहीं भी। इसमें 46,000 शॉप्स ऐसी हैं जिनको एक साल में 700 से कम रुपया टैक्स देना है। 46,000 माने मोटा मोटी 45% शॉप्स ऐसी हैं जिनको 50 रुपया महीना देना है। तीस 30,000 शॉप्स ऐसी हैं जिनको 2,000 रुपए से भी कम देना है वर्ष भर में। और ये 30,000 में 20,000 ऐसी होंगी जो 1,500 के नीचे ही जिनको देना है। तो ये प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो चाहे वो दुकान हो, और ये भी उन शहरों की तुलना में 1/10 से भी कम है। वो रेट मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, ज्यादा समय लगेगा। मतलब क्या हुआ कि सबसे लोवेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स हिंदुस्तान के किसी शहर से आप तुलना कर लीजिए, या जिस पर लगाया है तो वेरी मीगर लगाया है। अब कुछ लोग हैं दिल्ली में 50,000 रुपए टैक्स दे रहे हैं। 50,000 रुपया, उनकी तस्वीर मेरे पास है, उनके घरों के बाहर उनके नाम लिखे हुए हैं, और यहां कह रहे हैं कि साहब हम 1,000 भी नहीं देंगे। मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जैसा मैंने पहले कहा, सरकार और प्रशासन का प्राथमिक दायित्व है कि सामान्य लोगों को दिक्कत न हो, और इसका पूरा ध्यान रखा गया है। मोटे तौर पर 75-80% जो आबादी है उसका पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। अब जिनको वास्तव में टैक्स देना चाहिए, मेहता जी ठीक कह रहे थे, वो बाकी लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। देश के हर शहर, हर राज्य में लग गया। हम भी भारत के नागरिक हैं, और कई भ्रांतियां यहां हैं। यहां कहा जाता था कि हमारी बिजली इतनी बनती है, पता नहीं आप में से कितने लोगों को मालूम है, हमारी कुल उत्पादन क्षमता 3450 मेगावाट है, और केवल हाइड्रो पावर ही हम उत्पादित करते हैं। ये सच है कि आने वाले 3 साल में हम इतनी बिजली और बना लेंगे जो 70 साल में बनी थी, लेकिन 7-8 महीने केवल 300 मेगावाट जनरेशन होता है जम्मू कश्मीर में। अगर बाहर के प्रदेशों से बिजली न आवे तो यहां बिजली नहीं दी जा सकती। ये भ्रांतियां कुछ लोगों ने अनावश्यक फैलाई थी। मुझे लगता है, मैं बार बार कहता हूं कि हम विश्वास रखते हैं सामान्य लोगों से संवाद में। किसी को लगता है कि इसमें कुछ गलत है, कुछ और बेहतर तरीका हो सकता है, मैं स्वागत करूंगा। आइए सुझाव दीजिए, दरवाजे हमारे खुले हैं।
आपको लगता है कि इस व्यवस्था में कोई गड़बड़ है, इससे बेहतर व्यवस्था आप बता सकते हैं, मैं आप सबका स्वागत करूंगा। अनेक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बिजनेस के लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, पत्रकार मित्र भी हैं, मैं सबको आमंत्रण देता हूं कि आप कृपा करके इसको एक बार देखिए। आपको लगता है कि इससे बेहतर भी कुछ किया जा सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये कुछ लोग जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, कृपा करके उस जाल में न किसी को फंसना चाहिए। और आपसे मैं निवेदन करूंगा कि सामान्य लोगों में जागरूकता बढ़ाने की हम हर कोशिश कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप भी इसमें सहयोग करें, क्योंकि ये व्यवस्था अब हर साल बजट में 900 करोड़ रुपया हम लोग दे रहे हैं कॉरपोरेशंस को, म्यूनिसिपैलिटीज को। स्मार्ट सिटी से के लिए जो पैसा है या बाकी कार्यों के लिए जो भारत सरकार से आ रहा है वो अलग से आ रहा है। इस व्यवस्था को बेहतर ढंग से हम कैसे चला सकें, जम्मू कश्मीर भी आने वाले कुछ वर्षों में देश के विकसित राज्यों के समानांतर गौरव से कैसे खड़ा हो सके, मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के लिए ये गौरव का विषय होगा। मैं आप सबका आह्वान करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि आइए इस पूरे अभियान में जो हमारी प्राचीन शक्ति रही है, देश के मुकुटमणि हम जाने जाते थे, देश को ज्ञान देने का संदेश यही जम्मू कश्मीर की धरती से लोगों ने दिया है। क्या उस जम्मू कश्मीर की बदहाली पर यहाँ के लोगों को गर्व हो सकता है? क्या हम खुद नहीं चाहते हैं कि हम ऐसा जम्मू कश्मीर आने वाले दिनों में देखें कि गर्व से दुनिया और देश में कहीं जाएं तो लोग कहें कि हाँ ये आदमी जम्मू कश्मीर से आया है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, कुछ लोग साजिश के तहत लोगों को गुमराह, जब अभियान चलाया था हमने इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट है, मुझे मालूम है, मैंने एक बार नहीं 10 बार कहा कि एक भी गरीब आदमी को नहीं छुआ जाएगा, लेकिन किसी रसूखदार को बख्शा भी नहीं जाएगा। जिन लोगों ने पदों पर रहते हुए कानूनों का दुरुपयोग करके अपने अपने परिवार की भलाई के लिए और सामान्य जनता के हितों को गिरवी रख करके जम्मू कश्मीर को बंधक बनाया था, वो समय अब समाप्त हो गया है। आम आदमी की आवाज सुनी जाएगी, आम आदमी के हक में फैसले लिए जाएंगे, चाहे वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, उद्योगपति है, लेकिन कुछ विशेष लोगों के लिए फैसले अब यहां नहीं हो सकते हैं। इतनी बात कहके मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ये 2 दिन का सिंपोजियम जीएसटी के ऊपर जो है वो आज और कल चलेगा, और ये जो है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन के साथ जो है वो इस समय मैं बताऊं आपको कि कन्वेंशन सेंटर जम्मू में चल रहा है। और जिस प्रकार से टैक्स की बात करूं, खासूसन तौर पे जीएसटी की बात करूं, तो जीएसटी में जो है हर साल वृद्धि हो रही है पूरे भारतवर्ष में, और जम्मू कश्मीर में भी जो है जीएसटी की जो है वृद्धि हो रही है। ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट वर्क की तरफ जा रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पे बताया गया। बहरहाल कितना ज़रूरी है टैक्स पे करना, और क्या आपकी राय है टैक्स को लेके, प्रॉपर्टी टैक्स को लेके, जिस प्रकार से जहाँ बातें रखी गई हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अधिक से लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े गढ़ वर्चुअल के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।